टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो है स्प्लिट एसी की 4 कोर वायरिंग। 3 कोर वायरिंग होती है, जनरल वायरिंग होती है। इसके साथ ही आज हम पढ़ेंगे 4 कोर वायरिंग कैसे होती है, उसके कनेक्शन कैसे होते हैं इंडोर टू आउटडोर, और 4 कोर वायरिंग के फ़ायदे क्या होते हैं वो भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमाकांत तिवारी है और कैर स्किल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज जो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो है स्प्लिट एसी की 4 कोर वायरिंग। 3 कोर वायरिंग होती है, जनरल वायरिंग होती है। इसके साथ ही आज हम पढ़ेंगे 4 कोर वायरिंग कैसे होती है, उसके कनेक्शन कैसे होते हैं इंडोर टू आउटडोर, और 4 कोर वायरिंग के फ़ायदे क्या होते हैं वो भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पहले से एक वायरिंग डायग्राम प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो आपको जो ये सेक्शन दिख रहा है, ये इस साइड में तो इंडोर यूनिट है और अदर साइड में जो है वो है आउटडोर यूनिट की वायरिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडोर यूनिट के अंदर पीसीबी लगी हुई होती है जहाँ से सारे कनेक्शन होते हैं। तो हम पहले इंडोर यूनिट के हम सारी चीज़ें समझते हैं, क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। आपके पास में मेन फेस न्यूट्रल अर्थ आता है। फेस न्यूट्रल 220 से 240 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी रहती है और सिंगल फेस होता है। वहाँ से ये सप्लाई आती है इंडोर यूनिट के पीसीबी सेक्शन में, जिसके अंदर एक रिले लगी हुई होती है। ये है आपकी पूरी मेन पीसीबी है। इसके अंदर एक होती है डिस्प्ले पीसीबी, एयर सेंसर और कूलिंग कॉइल सेंसर, जो कि थिम्बल टू थिम्बल कनेक्ट होंगे। इसके अंदर आपको कोई भी कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन आते हैं आपके ब्लोअर मोटर। विंडो एसी के अंदर ड्यूअल शाफ्ट मोटर आती थी, जिसके अंदर एक साइड में ब्लोअर कनेक्शन होता था और एक साइड में कंडेंसर फैन होता था। यहाँ पे स्प्लिट करने का मतलब हमने केवल और केवल एक ब्लोअर मोटर है जिसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। आउटडोर के लिए हमने फैन अलग कर लिया है और इंडोर कूलिंग कॉइल के लिए हमने ब्लोअर सेलेक्ट कर लिया है। ब्लोअर के भी कनेक्शन हाई, मीडियम, लो, रनिंग, स्टार्टिंग यहाँ पे हमने दर्शाए हैं। इसके अलावा कॉमन भी आ सकता है और एक और आता है जो वायरिंग प्रोटेक्शन के लिए होता है, वो भी आ सकता है। तो आपको मिनिमम 5 से 6 वायर आपको मिल सकते हैं और ये सारे थिम्बल टू थिम्बल कनेक्ट होते हैं। इसके अंदर आपको कनेक्शन नहीं करने होते हैं। देन स्विंग मोटर आती है, जो कि स्प्लिट एसी के अंदर इंडोर यूनिट के अंदर लगी हुई होती है, जो कि 5 वोल्टेज और कहीं पुराने जो मॉडल होते हैं उनके अंदर अप्रोक्स 12 वोल्टेज डीसी पे काम करने वाली होती है। तो आपको एसी मोटर उसमें नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे तो ये हो गया थिम्बल टू थिम्बल कनेक्शन। फिर ये वायर आउटडोर तक कैसे जाते हैं, इनकी सप्लाई का कैसे कनेक्शन होता है वो समझते हैं। पहले इंडोर के अंदर जो पीसीबी होती है उसके अंदर रिले होती है, जो कि कंप्रेसर को 3 से 5 फीट बाद में ऑन करती है। तो यहाँ पे जो फेस आ रहा है मेन, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया जाता है। 3 नंबर पे जो फेस आ रहा है वहीं से एक वायर लेके हम इसको मेन लाइन बना लेते हैं, जिसमें 220 वोल्टेज प्रॉपर ऑन रहेंगे। देन 4 नंबर से हम इंडोर के जो कनेक्टर आते हैं जिनसे आप वायरिंग कनेक्शन करते हो इंडोर टू आउटडोर, तो आउटडोर पे भी एक कनेक्टर लगा हुआ होगा और इंडोर पे भी एक कनेक्टर लगा हुआ होगा। तो सीपी या फिर आपको लाइन 1 या मेन फेस, इस तरह की आपको मार्किंग मिलती है। तो आपको एक सीपी वायर मिलेगा। तो सीपी के अंदर आपका वो वाला कनेक्शन आएगा जो रिले से 4 नंबर पॉइंट से कंट्रोल हो के आ रहा है, और जो लाइन होगी वो मेन सप्लाई से कनेक्टेड रहेगी, जो कि आपके लगातार ऑन रहेगी। देन न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल आप डायरेक्ट जो पीसीबी को मिल रहा है वहीं से एक और थिम्बल आएगा, वहीं से आप उसका न्यूट्रल को आप आगे कनेक्ट कर सकते हैं। देन इस कनेक्टर से आउटडोर के कनेक्टर पे वायरिंग कैसे जाएगी, सेम टू सेम आपको मार्किंग मिलती है उसके ऊपर, वैसा का वैसा कनेक्शन जाएगा। कंट्रोल पावर सप्लाई का जो कंट्रोल पावर सप्लाई है, लाइन की जगह लाइन है, न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल है और अर्थ की जगह अर्थ है। उसके बाद में आउटडोर के अंदर आपके एक कॉन्टेक्टर लगा होगा। इस कॉन्टेक्टर का, ये कॉन्टेक्टर जो होता है वो एक्चुअल में एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। इसके अंदर एक छोटी सी कॉइल होती है जिस पर आपको फेस न्यूट्रल देना होता है, और इसी कॉइल के अंदर एक लोहे की रोड होती है जो 1 नंबर से 2 नंबर को कनेक्ट करने के काम आती है, 3 नंबर से 4 नंबर को कनेक्ट करने के काम आती है और 5 नंबर से 6 नंबर पे कनेक्ट करने के काम आती है। तो जब आप इस कॉइल को सप्लाई देते हैं तभी ये सारी सीरीज की सप्लाई आगे वाली सीरीज तक जा पाती है, यानी 1, 3, 5 से सप्लाई 2, 4, 6 तक ट्रांसफर की जा सकती है। अब कॉन्टेक्टर में हम क्या करेंगे,
लाइन जो मेन फेस और न्यूट्रल जो डायरेक्ट ऑन है, एमसीबी से जो डायरेक्ट कनेक्ट है या जो पीसीबी की मेन सप्लाई से आ रहे हैं, वो आपने 1 और 3 नंबर पे जोड़ लिए और 5 नंबर पे आपने अर्थ जोड़ लिया। ठीक है, उसके बाद में न्यूट्रल आप देंगे एक A1 पे और फेस देना है आपको A2 पे। यहाँ पे कंफ्यूजन सारा चालू होता है कि हमें फेस कौन सा देना है और कंट्रोल पावर कहाँ देना है। तो जो 1 नंबर पॉइंट है वहाँ पे आपकी मेन सप्लाई आएगी, यानी 1 नंबर पॉइंट पे आएगा 220 वोल्टेज का मेन लाइन का सप्लाई, और 3 नंबर पे आएगा न्यूट्रल, और A1 पे जाएगा डायरेक्ट न्यूट्रल मेन सप्लाई से, और जो A2 को सप्लाई दे रहे हैं वो दे रहे हैं आप जो रिले से 4 नंबर से कंट्रोल होके CP वायर बन के आ रहा है वो। ठीक, उसके बाद में ये जो सप्लाई है जब ऑन होगी 3 से 5 मिनट बाद में, वो सप्लाई ऑन होते ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा। कॉन्टेक्टर ऑन होने से यहाँ पे जो 220 वोल्टेज सप्लाई आ रही है 1 और 3 नंबर पे, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी 2 और 4 नंबर पे। देन उसके आगे के जो कनेक्शन है वो सारे के सारे एस पर 3 कोर कनेक्शन वायरिंग डायग्राम के हिसाब से ही चलेंगे, जिसके अंदर आपका कंडेंसर, फैन मोटर और कंप्रेसर, इनके दोनों के कॉमन पे आप फेस देते हैं। देन जो ड्यूअल कैपेसिटर है उसके कॉमन पे आप न्यूट्रल देते हैं। उसी न्यूट्रल से आप दोनों की रनिंग को न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं। देन कैपेसिटर के F पॉइंट से फैन मोटर की स्टार्टिंग के कनेक्शन देते हैं, और कैपेसिटर के H यानी हार्मेटिक पॉइंट से आप कंप्रेसर की स्टार्टिंग को सप्लाई देते हैं, जो कि न्यूट्रल के रूप में जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा कनेक्शन इसमें होगा। अगर अब आपके मन में ये सवाल आता है या डाउट आता है कि ये वायरिंग के अंदर कॉन्टेक्टर लगाने की ज़रूरत क्या थी, जबकि 3 कोर के अंदर आप 4 नंबर की सप्लाई से डायरेक्ट फैन मोटर और कंप्रेसर को ऑन कर लिया करते थे, तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है, वो है पीसीबी की रिले पे एक्स्ट्रा लोड को कम करना। इन द केस आप अगर 3 कोर वायरिंग को देखते हैं तो 4 नंबर से सप्लाई जाती है डायरेक्ट कंप्रेसर पे और फैन मोटर पे। तो 3 से 5 मिनट बाद में जब रिले इन दोनों को ऑन करती थी, तो मान लो ये 8 एम्पियर ले रहे हैं, ये कितना एम्पियर ले रहे हैं, 8 एम्पियर ले रहे हैं। ये सारा लोड किस पे जाता, रिले के 4 नंबर पॉइंट पे, यानी ये सारा लोड कहाँ से आता, रिले से ट्रांसफर करके आया जाता। तो जब रिले के ऊपर लोड आएगा तो ऑब्वियसली बात है वो जल्दी से जल्दी खराब होने के चांस होते थे। दूसरा, पीसीबी के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आता था इसकी वजह से। इस फॉल्ट को कम करने के लिए एज ए सेफ्टी डिवाइस कॉन्टेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे, जो कि कॉन्टेक्टर का अगर सप्लाई ऑन करते हैं तो वो मैक्सिमम भी 0.1 एम्पियर, इतना जाता भी नहीं है, बहुत मिनिमम पावर कंजप्शन करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो डायरेक्ट जो सप्लाई दे रहे थे उसको कॉन्टेक्टर के थ्रू देते हैं, ताकि कॉन्टेक्टर तो मान लो 0.1 मान लीजिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे भी समझे तो 0.1 एम्पियर, तो ये जो लोड है ये किसकी तरफ आ जाता, रिले के ऊपर, और बाकी जो ये 8 एम्पियर का लोड है ये डायरेक्ट चला जाता आपकी मेन सप्लाई पे। इससे आपकी जो रिले है वो सेफ रहेगी, पीसीबी के अंदर फॉल्ट कम से कम आने के चांस रहेंगे। तो इसी की वजह से ये 4 कोर वायरिंग कहलाती है, जिसके अंदर आपको कंट्रोल पावर सप्लाई, मेन लाइन, न्यूट्रल और अर्थ। तो अल्टरनेटिव तरीके से आप ये देख सकते हैं 3 कोर की बजाय 4 कोर वायरिंग हो गई, तो एक कंट्रोल पावर सप्लाई आपको एक्स्ट्रा दे दी गई है जो कि रिले से कनेक्ट होकर कॉन्टेक्टर को ऑन करेगी। इसके अलावा कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है 3 कोर वायरिंग और 4 कोर वायरिंग में। इन्वर्टर मॉडल की बात करें जिसमें 4 कोर वायरिंग है, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी समझ लेंगे। धन्यवाद।